नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ में जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी आप ध्यान से सुना करें। वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हमारा नवा पार्ट है। इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान दरअसल कहाँ पर है? मंडला, शिवपुरी, उमरिया, होशंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवपुरी में है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज कैसल कहाँ है, तो आपको या तो जिला मिलेगा शिवपुरी में है, या आपको राष्ट्रीय उद्यान भी मिल सकता है। तो माधव माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करूं तो शिवपुरी में जो है वो तात्या टोपे की जो है वो समाधि है, माधवराव की समाधि है। और एमपी का शिमला जो कहा जाता है वो शिवपुरी को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें याद रखना है। बाकी देखिए, मंडला मंडला में जो है कौन सा नेशनल पार्क है? मंडला में जो है वो कान्हा नेशनल पार्क है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है। उमरिया की बात की जाए तो उमरिया में जो है वो कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जहाँ पर हॉट एयर बलून सफारी जो है वो शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई? तो कौन से में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि उमरिया में है। होशंगाबाद की बात की जाए तो होशंगाबाद में जो है वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था 1891 में। ओके, 1891 में किया गया था नागपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं वहाँ से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है। और पहले अध्यक्ष जो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहले अध्यक्ष थे। वहीं मैं कुछ और बताना चाहूँगा। देखिए, सेकंड जो हुआ था 1886 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 1887 में जो हुआ था ये मद्रास में हुआ था। और इसमें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कांग्रेस अधिवेशन के। तो बदरुद्दीन तैयब थी। और आपसे अंग्रेज पूछ लिया है कि पहला अंग्रेज कौन था, तो वो था जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल था जो कि फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट था कांग्रेस अधिवेशन का। आगे हम बात करें तो जैसे कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन में की थी 1923 में। बेलगांव में हुआ था 1923 1924 में। इसके बाद जो है 1925 में जो है वो कानपुर में हुआ था, जिसमें जो है वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। ओके। वैसे अगर आपसे पूछ लिया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो कि ब्रिटिश थी। ये हुआ था 1917 में कलकत्ता में। ठीक है। अगर आपसे भारतीय महिला पूछ लिया है तो आपको लगाना है सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक और याद रखना है, 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था। कांग्रेस विभाजन हुआ था जो कि सूरत में हुआ था ये अध्यक्ष इसका अधिवेशन। और इसमें जो है वो दो दलों में बंट गया था, एक नरम दल, एक गरम दल। ठीक है। गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल। ओके। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ लिया है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो कब कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो ये बने थे 1938 में, हरिपुरा में बने थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि अध्यक्ष थे। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा देश, भारत विश्व में सबसे बड़ा देश है तो कौन से नंबर का है? यहाँ पे देखिए, हमने साइज वाज की बात की है तो साइज में जो है वो भारत जो है वो 7वें स्थान पे आता है।
ठीक है। जो टोटल अगर एरिया देखा जाए पूरा विश्व का, तो उसका जो है वो 2.4% जो है वो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे बड़ा जो है वो रशिया है, सबसे बड़ा रशिया है। ठीक है, सबसे छोटा अगर आपसे पूछ लिया है तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो कि सबसे छोटा कंट्री है, सबसे छोटा देश है। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो चाइना में पाई जाती है, और दूसरे नंबर पर जो है इंडिया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया है कि लैंडलॉक देश, सबसे बड़ा लैंडलॉक देश, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ सबसे बड़ा देश पूछ लिया है, तो वो है कजाकिस्तान। ओके, कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा देश है। और सबसे तटीय रेखा अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है वो कौन से देश की है, तो कनाडा है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा याद रखना है, उत्तरी अक्षांश के मध्य है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो साढ़े 82 डिग्री है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ये जो 82.5 डिग्री जो है ये कहाँ कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो ये आपको स्टेट भी याद रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की मानक रेखा कौन से राज्य से होकर निकलती है, या कितने राज्य से होकर निकलती है। तो अगर आपसे राज्य पूछ लिया है तो 5 हैं। अगर आपको नाम भी याद रखना है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा आपसे पूछ लिया है कि कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर जो है वो स्थलीय है। तटीय पूछ ली जाए तो आपको अप्रोक्स याद रखना है, 7500 करके याद रखिएगा, 7500 किलोमीटर। और भूमि की तटीय पूछ लिया है, भूमि का तटीय भाग, मुख्य भूमि का तटीय भाग पूछ लिया है, तो 6100 किलोमीटर है। तो इसे आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो टच करता है देश, अगर पूछा जाए कि भारत की जो बाउंड्री है कौन सा देश जो है वो सबसे ज़्यादा टच करता है, तो बांग्लादेश है, उसके बाद चीन आता है, पाकिस्तान आता है, ठीक है, नेपाल आता है, और सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की है। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय भू भाग का दक्षिण में अंतिम बिंदु क्या है। तो जो दक्षिण में यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि मन्नार की खाड़ी जो है वो किस किस के बीच है, तो मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। पाक की खाड़ी अगर आपसे पूछ लिया है, तो पाक की खाड़ी भी तमिलनाडु या श्रीलंका के बीच है। तो ये आपको याद रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर आपको तमिलनाडु नहीं दिया होगा तो सीधा भारत और श्रीलंका के बीच का है दिया जाता है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी दोनों ही जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को जो है वो कैप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ऑरेंज राष्ट्रीय उद्यान, दरअसल ऑरेंज जो है आपको खाने में औसम लगेगा, तो औसम से आप रखिएगा आसाम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, आसाम के बारे में कुछ और आपको बताना चाहूँगा। आसाम में जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग गैंडा हाथी के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सींग गैंडा हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा कौन सा है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछ लिया है, तो ये कहाँ पर है, आसाम में ही है। और कौन सा है, माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। ओके, तो ये सीधे सीधा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी गई है। देखिए, सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है दोस्तों चिल्का झील।
क्वेश्चन थोड़े ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। यहाँ पर अगर मैं आपको सांबर और झील और देता तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो जाती है अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो कौन सी है? चिल्का है, ये उड़ीसा में है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो वो है सांभर झील। सांभर झील जो कि राजस्थान में है। तो देखिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील यानी जिसका पानी जो है वो अधिक खारा है, तो वो है सांभर झील। लेकिन ये बड़ी नहीं है, बड़ी जो है वो चिल्का झील है। तो दोनों ही थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे अधिक मीठे पानी की झील पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी है दोस्तों? बुलर झील है। बुलर झील जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर एक परियोजना है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुलबुल परियोजना जो है वो कौन सी झील पर स्थित है, तो बुलर झील पर स्थित है। ये मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ लिया है कि कृत्रिम झील जो है वो कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि यूपी में है। ठीक है। लोकटक झील दी हुई है, ये मणिपुर में है। और इसी पर जो है वो तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क को हम किसे नाम से जानते हैं? केबुल ला जाओ। केबुल लाम जाओ, ठीक है। केबुल लाम जाओ जो है इस नाम से जाना जाता है, जो कि मणिपुर में है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है आपको कि भारत के उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछ ले जाए तो वो लोकटक झील है, ठीक है। डल झील ये जम्मू कश्मीर में है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अधिनिष्ट संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम था ये, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। ये करीबन 1798 में जो है इसने अधीनिष्ठ शासक है जो है वो ये पहला था, स्वीकार कर लिया था। सब्सिडरी अलायंस, ये सब्सिडरी अलायंस जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, कौन था? लॉर्ड बेलेजली। तो उस समय जो है ये लाया था। और पहला जो शासक था जो कि हैदराबाद का निजाम था, जो कि सब्सिडरी अलायंस जिसने जो है वो एक्सेप्ट किया था। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने 19वीं शताब्दी में क्या प्रयास किया था, तो ज्योतिबा फूले आपको पता हो तो जो सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी और 1873 में की थी। और इन्होंने दरअसल जो है वो निचली जातियों के पाखंडपूर्ण ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी ग्रंथों से बचाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दीवानी और निजामत की सदर अदालतों के स्थान पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1861 में की गई थी। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे पहला जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी, ठीक है। तो इन तीनों में अगर आपको ऑप्शन दिया है तो सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास में। ये कब की गई थी? 1861 में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रध्वज के डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था, तो राष्ट्रध्वज जो तैयार किया था वो किया था पिंगले वेंकैया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वो रचा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो जन गण मन अधिनायक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की। अगला क्वेश्चन, युवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस दरअसल बनाया जाता है, ये 12 जनवरी को बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया है तो 12 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है। जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि 9 को जो है वो NRI डे बनाते हैं। 12 को बात की जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 को जो है वो इंडियन आर्मी डे बनाते हैं, सेना दिवस बनाते हैं। और 24 को जो है वो बालिका दिवस बनाते हैं, जिसमें अभी आपको पता हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक पंख अभियान जो है वो शुरू किया गया था बालिका दिवस पर। 25 को जो है वो वोटर डे बनाते हैं। और
टूरिज्म डे बनाते हैं और 30 को जो है वो लेप्रोसी डे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, अधिकार निष्प्रभावी करने का आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस याचिका आदेश की आवश्यकता होती है? तो ये है दोस्तों सेरिटरियो यानी उत्प्रेषण लेख। तो इसके द्वारा अगर जो है वो आधिकारिक निष्प्रभा करने का आदेश जो दिया जाता है वो उच्च न्यायालय दिया जाता है, जो कि इसके तहत दिया जाता है। आपको पता हो तो आर्टिकल 32, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आत्मा कहा गया है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, इसमें जो है वो 5 रिट जो है वो जारी की गई थी, जिसमें आपके मौलिक अधिकारों को जो है वो बचाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि परमादेश है पहला। परमादेश में क्या होता है कि अगर कोई भी अधिकारी अपने कार्य, जो कार्य है, कर्तव्य है, जिस अधिकारी पे, जिस पोस्ट पे है, अगर वो उस तरह वहाँ पर अपना कार्य पूरी तरह से नहीं करता है, तो जो है उसके खिलाफ आप रिट लगा सकते हो। ठीक है, न्यायालय में जो है वो रिट जारी कर सकते हो उसके खिलाफ। ठीक है, उत्प्रेषण इसके बारे में बता चुका हूँ। अधिकार प्रेक्षा, ठीक है, अधिकार प्रेक्षा की बात की जाए तो इसमें क्या रहता है कि जो अधिकारी होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो वैधानिक रूप से अधिकार, अगर कोई कार्य नहीं करता है तो उसके लिए रिट लगाई जाती है। वहीं हम बात की जाए तो बंदी प्रेषितता, इसमें क्या रहता है कि अगर आपको अवैध रूप से उठा लिया गया हो, बंदी बना लिया गया हो, जैसे कि पुलिस है तो आपको कभी भी उठा के बंदी बना सकती है। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और आपको फिर भी वो रखे हुए हैं, तो आप ये वाली रिट लगा सकते हो न्यायालय में जाकर। ठीक है, प्रतिशत लेख होती है तो उसमें क्या रहता है, जो निम्न न्यायालय रहते हैं, तो जैसे कि ऊपर जो न्यायालय होते हैं उसके नीचे निम्न न्यायालय रहते हैं, तो निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि ये अगर आपके अंडर में नहीं है कोई भी जो केस है, तो वहाँ आप जो है वो इस पे कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 रेट हैं जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन की प्रस्ताव में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का समावेश किया गया? दरअसल 2 शब्द नहीं है, 3 शब्द जोड़े गए थे, तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो वो आपको 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। तो देखिए 2 तो ये हो गए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तीसरा जो है वो अखंडता। ठीक है, एकता और अखंडता है। तो ये कौन से 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, डेट भी याद रखना है, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे जो है वो बदलाव हुए गए थे, संवर्ती सूची जोड़ी गई थी, इसीलिए जो है वो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो कि 42वां संविधान संशोधन है और 1976 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत का हृदय और आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया? तो अभी मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, जो संवैधानिक सहायताएं होती हैं उसके प्रति अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो ये 32 के अंतर्गत आता है आर्टिकल के, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बाकी मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, इसमें रिट जारी करता है। ठीक है, वैसे जो है वो भीमराव अंबेडकर जी द्वारा हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। समानता का अधिकार जो है वो एक कौन से आर्टिकल से, 14 से लेकर नहीं 18 आर्टिकल तक है। शोषण के विरुद्ध, ठीक है, शोषण के विरुद्ध जो है वो ये 23 से 28 के बीच में है। और जो रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो धार्मिक स्वतंत्रता देखिए, एक शुरू से मैं आपको लाइन वाइज बताना चाहूँगा। 14 से 18 हो गया हमारा समानता का अधिकार। ठीक है, और 19 से 22 के बीच में जो रहता है वो कौन सा रहता है, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता और स्वतंत्रता का अधिकार जो रहता है दूसरे। वहीं हम 23 से लेके नहीं 28, 23 से लेके नहीं 24, 23 और 24, इसमें क्या रहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24, 25, 26, तो ये 23 से लेकर नहीं 28 तक रहता है, 24 नहीं रहता है, 28 तक रहता है। वहीं हम बात करें 29 से लेकर नहीं 30 तक जो रहता है वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार रहते हैं। और अपना 32 हो गया अपना संवैधानिक सहायताओं के प्रति अधिकार हो गया। देखिए, एक जो पहले
एक जो पहले अपना जो है मौलिक अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, उसे जो है वो हटा दिया गया था और 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया था। ठीक है, इसे जो है वो जो संपत्ति का अधिकार हुआ उसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया था। वो कौन से 19वें एफ में आता था। ठीक है, तो वो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको हटा करके जो है वो कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन से संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में, जो कि 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता का विचार जो है वो कहाँ से अपनाया गया है। तो जितनी भी देखिए संविधान में जितनी भी सहायता ली गई हैं विदेशों से, जितने भी विदेशी स्रोत हैं तो वहाँ से ली गई हैं, तो उनको आपको बताना चाहूँगा। देखिए एकल नागरिकता जो ली गई है वो ली गई है इंग्लैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में जो है वो फंडामेंटल राइट लिए गए, प्रस्तावना ली गई, प्रेम्बल लिए गए, और जो भी राष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हुए, उच्च न्यायालय हुए, न्यायालय हुए, तो इनके जो हटाने की प्रक्रिया है ये सब जो है वहीं से ली गई है। और बात की जाए तो जो आयरलैंड है, तो आयरलैंड से क्या लिए गए, नीति निर्देशक तत्व हो गए। ऑस्ट्रेलिया से जो है वो प्रस्तावना की भाषा ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है। जर्मनी, ठीक है, जर्मनी की अगर हम बात करें तो जो आपातकाल लगता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां हैं राष्ट्रपति को, तो जो है जर्मनी से ली गई हैं। कनाडा, कनाडा की अगर हम बात करूं तो कनाडा में जो है वो जो संघ एवं राज्य हैं तो उनकी शक्ति का विभाजन हो गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय पर जो न्याय की विधियां होती हैं तो उनको लिया गया है कनाडा से। फ्रांस, तो फ्रांस से जो है वो जो गणनात्मक हुए, प्रस्तावना की स्वतंत्रता हुई, तो ये सब जो है वो फ्रांस से लिया गया है। रसिया की बात करूं तो रसिया से जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, कौन सी, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो मानसून प्रकार की जलवायु है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत कुछ वीडियो को यहाँ पर देखने को मिला होगा। सारे जो है वो यहाँ पर जितने भी फैक्ट मैंने बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।